सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज है 19 जून और इस सप्ताह को हम लोग रीडिंग वीक के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे हफ्ते हम लोग रीडिंग यानी वाचन पर फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बापू की पाती पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी भाषा में वाचन के बारे में जानेंगे, फिर अपने मम्मी पापा के साथ देखेंगे एक वीडियो कॉपियाँ बोलती हैं। उसके बाद हम 2 कहानियाँ सुनेंगे, गोलगप्पे और मोनी। उसके बाद अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे एक कहानी पैटर्न्स ऑफ नेचर और अंत में चलेंगे पटना का चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लैंग्वेज रीडिंग के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे।
मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। Good morning बच्चों, how are you? I hope everybody is fine and enjoying. Today is 19 June, a very special day, that is reading day. आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज पीएन पानिकर का बर्थडे है। बच्चों, पीएन पानिकर को फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है। इनके ऑनर में 19 जून को रीडिंग डे मनाया जाता है। केरला गवर्नमेंट और पीएन पानिकर फाउंडेशन ने मिलकर रीडिंग को जन जन तक पहुंचाया। रीडिंग मिशन 2022 को एक्टिविटीज़ को स्कूल्स, लाइब्रेरीज और पंचायत में इम्प्लीमेंट करना है। यह एक्टिविटीज़ हैं रीडिंग प्लेज, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री रेसिटेशन, क्विज प्रोग्राम्स, पपेट शोज इत्यादि। रीडिंग मिशन को आगे बढ़ाते हुए नेशनल लेवल रीडिंग डे और रीडिंग मंथ सेलिब्रेशंस का 2017 में हमारे पीएम के द्वारा कोच्चि में उद्घाटन किया गया। उन्होंने हम सभी को अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करने को कहा, इसलिए हम बिहार में भी रीडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Before reading, I would like to give you few tips for effective reading. बच्चों, पहला टिप यही है। First tip is to read slowly. पढ़ने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें। Secondly, enjoy करते हुए पढ़ें। Expressions के साथ पढ़ें। Voice का टोन रिलैक्स्ड होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, सेमीकोलन पर ध्यान देते हुए पढ़ें। वाक्यों के रिदम और टेम्पो को फील करते हुए पढ़ें और अपने वॉइस को में भी एक्सप्रेस करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स से घबराएं नहीं। अंडरलाइन देम इन योर बुक्स एंड लुक अप इन द डिक्शनरी। प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड डेली। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा।
आज अलग है हमें कुछ करना। बताओ तारा को क्या क्या है करना। आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 19 जून को पठन पाठन दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको आज एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी एक माँ और उसके बेटी की है, मिली और मिली की मम्मी। एक दिन की बात है, मिली छत पर गई। आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी। मिली का मन हुआ कि वह भी पतंग उड़ाए। वह फौरन नीचे आ गई। मिली ने माँ को पतंग उड़ाने के लिए कहा, पर घर में पतंग तो था ही नहीं। माँ ने कहा, चलो पतंग बनाते हैं। मिली यह सुनकर खुश हो गई। मिली माँ के साथ पतंग बनाने लगी। वह कागज़ और गोंद ले आई। माँ कैंची और तीलियाँ ले आई। फिर दोनों मिलकर बैठकर पतंग बनाने लगी। माँ ने कागज़ काटा और तीली मोड़ी। उन्होंने मिली की मदद से तीली कागज़ पर चिपकाई। फिर उन्होंने पतंग के बीचों बीच 2 छेद किए। ये छेद मांझे के लिए थे। मिली ने पतंग के कोने पर अपना फीता लगा दिया। उसने फूंक फूंक कर गोंद को भी सुखा दिया। दोनों छत पर पतंग उड़ाने पहुंच गई। माँ ने छेदों में मांझा डाला। माँ और मिली ने पतंग उड़ाना शुरू किया। मिली ने चरखी पकड़ी, माँ ने मांझा ताना। थोड़ी देर में पतंग आसमान में उड़ने लगा। उसकी पतंग बहुत ऊपर चली गई थी। मिली ताली बजा बजा कर कूदने लगी।
उसी समय तोसिया भी अपनी मम्मी के साथ पतंग उड़ा रही थी। दोनों पतंगे साथ साथ उड़ने लगी। माओ की पतंगे खूब ऊंची उड़ रही थी। तोसिया और मिली हाथ में चरखी पकड़े उछल रही थी और इस प्रकार दोनों बच्चियों ने अपनी अपनी माँ के साथ पतंग उड़ाया। कहो बच्चों, कैसी लगी कहानी? चलो बच्चों, आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है गोलगप्पे। इस कहानी में दो पात्र हैं, मदन और जमाल। एक दिन मम्मी ने जमाल को 5 रुपए दिए। जमाल ने सब्जी धोने में मम्मी की मदद की थी। मम्मी जमाल से बहुत खुश थी। वह मदन को लेकर बाजार गया। बाजार में गोलगप्पे की एक दुकान थी। दोनों हमेशा वहीं गोलगप्पे खाते थे। गोलगप्पे की दुकान पर मदन ने 2 दोने मांगे। गोलगप्पे वाला दूसरे लोगों को खिला रहा था। जमाल खाते हुए लोगों को देखने लगा। जमाल का मन गोलगप्पे खाने के लिए मचल रहा था। उसे सौंठ चाटने का मन कर रहा था। जमाल के मुंह में पानी आ रहा था। गोलगप्पे वाले ने उनको एक एक दोना दिया। जमाल ने सौंठ वाले गोलगप्पे मांगे। मदन ने कहा कि उसे सौंठ नहीं चाहिए। गोलगप्पे बहुत बड़े बड़े थे। जमाल ने गोलगप्पा खाने के लिए बहुत बड़ा मुंह खोला। उसका पूरा मुंह गोलगप्पे और पानी से भर गया। कुरकुरे गोलगप्पे से जमाल के मुंह में आवाज हुई। उसके बाद मुंह में खट्टा मीठा पानी घुल गया। जमाल ने जोर से चटखारा लिया। गोलगप्पा मुंह में डालते ही उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। जमाल पानी का स्वाद लेने लगता था। उसे खट्टा मीठा तीखा मिला जुला पानी पसंद था। मदन को खट्टा खट्टा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पानी के तीखेपन में मजा आ रहा था। गोलगप्पा खाते ही उसकी आंखें भी बंद होती थीं। 5 गोलगप्पे खाने के बाद जमाल थोड़ा रुका। वह पैसों के बारे में सोचने लगा। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। इतने में गोलगप्पे वाले ने एक और गोलगप्पा बढ़ाया। जमाल से मना नहीं किया गया। वह फिर गोलगप्पे खाने लगा। मदन ने जमाल की तरफ देखा। उसने आंखों से पैसे के बारे में इशारा किया। जमाल चटखारे लेने में लगा हुआ था। मदन से भी रुका नहीं गया। वह भी गोलगप्पे खाता गया। उसने गोलगप्पे वाले से पानी में खट्टा बढ़ाने को कहा। दोनों ने खूब सारे गोलगप्पे खाए। जमाल को बहुत मिर्च लग रही थी। मदन को उससे भी ज्यादा मिर्च लग रही थी। उन्होंने गोलगप्पे वाले को 5 रुपए दिए। 2 रुपए कम पड़ गए। गोलगप्पे वाले ने कहा, अगली बार दे देना। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है मोनी। इस कहानी में 3 पात्र हैं, काजल, माधव और मोनी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक दिन काजल और माधव खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें कूकू की आवाज सुनाई दी। काजल को वहां कोने में एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले को कई जगह चोट लगी हुई थी। माधव ने पिल्ले को प्यार से सहलाया। पिल्ले की चोटों से बहुत खून बह रहा था। काजल दवाई लाने घर गई। माधव पिल्ले को प्यार से सहलाता रहा। काजल और माधव ने मिलकर पिल्ले के घाव साफ किए। फिर उसके घावों पर पट्टी बांधी। माधव पिल्ले के लिए घर से थोड़ा दूध लाया। उसने पिल्ले को रुई से धीरे धीरे दूध पिलाया। काजल और माधव रोज पिल्ले को देखने जाने लगे। उन्होंने उसका नाम मोनी रख दिया। काजल रोज मोनी के लिए एक रोटी बनवाती थी।
माधव रोज मोनी को अपने गिलास में से दूध देता था। मोनी अब ठीक होने लगी थी। वह खड़ी होकर खुद दूध पीने लगी। दोनों मिलकर मोनी की पट्टी हर दूसरे दिन बदलते थे। काजल और माधव उसके घाव भी साफ करते थे। मोनी अब काफी ठीक हो गई थी। वह दौड़ने भागने लगी थी। मोनी काजल और माधव के पीछे पीछे भागती थी। वह उनके साथ खेलती थी। माधव नीचे बैठता तो मोनी उसकी गोदी में चढ़ जाती। मोनी को काजल और माधव की गोदी बड़ी पसंद थी। मोनी ने उनके घर का रास्ता भी देख लिया था। मोनी खुद ही काजल और माधव से मिलने आ जाती थी। मोनी अब काजल और माधव की दोस्त बन गई थी। वह उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कहानी सुनने का। आज की कहानी का नाम है पैटर्न्स ऑफ नेचर। सुनकर तो बहुत ही कठिन लग रही है ना? मुझे भी। आपको पता है इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी और लेखक है मानसा मुरारी। सच बताऊं, मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि इस कहानी में क्या होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ शब्दों का मतलब हिंदी में पता है। जैसे पैटर्न मतलब नमूना, जैसे कपड़ों के होते हैं अलग अलग पैटर्न डिजाइन, और नेचर मतलब प्रकृति। चलो देख ही लेते हैं इस कहानी में क्या क्या बता रहे हैं। I am a tiger. I have black stripes. I am a zebra. My stripes are black and white. We are ladybugs. We have black spots. I am a deer. I have white spots. Find the dots and stripes. Do you see a new pattern? दोस्तों, यह कहानी दोबारा सुनते हैं। I am a tiger. I have black stripes. I am a zebra. My stripes are black and white. We are ladybugs. We have black spots. I am a deer. I have white spots. Find the dots and stripes. Do you see a new pattern? अरे वाह, कहानी खत्म। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रकृति में भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। कितनी सुंदर तरीके से प्राणियों के पैटर्न्स के बारे में बताया है। मुझे यह कहानी अच्छी लगी और आज जो मैंने नई चीज सीखी, मैं वो मेरे घर वालों को जरूर बताऊंगी। आप भी बताओगे ना? डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है।
डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेन गुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूश, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह। और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी।
उसने सोचा मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह मोटा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था। वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर,
उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं। इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हा 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं, और आप ही नहीं आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से
सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगें बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है। इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वज़न है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटेट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट क्लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इनफाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इनफाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में
इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहले कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक माने नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेश, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है और इनका आकार जो है लगभग हिरन प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं। दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ। संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा बच्चों, मज़ा आया आज की पढ़ाई में? आज हमने पठन पाठन के विषय में जाना है। अब आपको एक और बात बताती हूँ। पठन पाठन दो प्रकार के होते हैं। आज जैसे हमने बताया वो बोल के पढ़ना। पढ़ने की दो प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे पढ़ना और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। आज हमने ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई की। बहुत लोग या आप भी शायद धीरे धीरे भी पढ़ते हैं, लेकिन ग्रहण तो करते ही हैं। इस प्रक्रिया को आप आगे भी उम्मीद है कि अपने साथ व्यवहार में लाते रहेंगे। ठीक है? अब इस दिन को अर्थात पठन पाठन दिवस को सफल बनाने के लिए मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ प्रतिज्ञा लें। आप अपना हाथ आगे करें। अब आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि सप्ताह में कम से कम कोई एक कविता अथवा कहानी अथवा किसी पत्रिका की छोटी मोटी चीज़ें अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ, लेकिन
हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।